हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं संग्राम पवार आपका एजुकेन में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम अगला टॉपिक हॉस्टल वार्डन का पढ़ने वाले हैं, सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी। तो जैसे कि हमने पहले हॉस्टल वार्डन के कई सारे बाल विकास के लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, ये उसी सीरीज में अगला लेक्चर है। और इसके बाद जो है कुछ पेपर के पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट के संबंध में होंगे और उन्हीं पर जो है हमारी चर्चा होगी। तो फिलहाल हम जो है आते हैं वापस आज के लेक्चर में। और इस लेक्चर को चालू करने के पहले मैं एक चीज़ फिर बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऐप है इसमें एक ऑफ़र चल रहा है, मानसून ऑफ़र। और ये ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर चलने वाला है। तो इस ऑफ़र में जो भी जीएस के कोर्स हैं आपके छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम के, ये कोर्स जो है आपको मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है ये, और जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से जो तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और कंप्लीट जीएस जो है इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो एक हफ्ते के लिए और जो है ये लागू है। इसके बाद फिर जो है हम भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ ऑफर लेकर आएँ, लेकिन फिलहाल जो ये एक हफ्ते और है। तो कमिंग संडे जो रहेगा तब तक के ये ऑफ़र रहने वाला है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, जल्द से जल्द कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी बेहतर करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर है, वहाँ से आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कई सारे फ्री लेक्चर्स भी पड़े हैं जिसको देखकर जो है आप डेमो लेक्चर के तौर पर उन्हें देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल वापस आते हैं हम टॉपिक में और चालू करते हैं हॉस्टल वार्डन का अगला लेक्चर जो हम देख रहे हैं, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। तो टॉपिक पे अगर हम देखें, नाम से ही समझ में आ रहा है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है भाई? आदमी जो है अपने जो क्वालिटीज़ या जो गुण हैं उनका इस्तेमाल करके जो है अपने लिए कुछ बेहतर करे, समाज के लिए कुछ बेहतर करे, यही क्रिएटिविटी है। और बाल विकास के विषय में अगर हम देखें तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं। उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से वो बेहतर तरीके से एक पर्सनालिटी डेवलप कर सकें, तो इसलिए जो ये बहुत इम्पोर्टेंट गुण है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले सृजनात्मकता की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, तो परंपरागत चिंतन है ना से परे किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से अपनाए गए विशिष्टतापूर्ण दृष्टिकोण को ही व्यक्ति की सृजनात्मकता कहा जाता है। तो कोई भाई अगर जो पारंपरिक चिंतन है, ट्रेडिशनल जो एनालिसिस चलता है, उससे परे जो है आप अगर ऑब्जेक्टिव अपने लक्ष्य कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आप जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं उसी को दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इसको समस्या समाधान का एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार कहा जा सकता है। तो समस्या समाधान करना है तो उसके लिए जो है एक विशेष प्रकार है। अब भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को विविध ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। तो हम याद करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मांग लेंगे, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो देखें यहाँ पर पहले देखते हैं हम क्रो के अनुसार तो इनने क्या डेफिनेशन दी है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की का मानसिक प्रक्रिया है। तो क्या मानसिक प्रक्रिया है भाई? मौलिक परिणामों को, तो भाई जो फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं या फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं उसको आप एक्सप्रेस करते हैं मेंटल एबिलिटी के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। और ऐसा कौन कह रहा है? तो क्रो। यहाँ पर अगली डेफिनेशन देखें तो गिलफोर्ड बता रहे हैं अगली डेफिनेशन। इनके अनुसार क्या है? तो सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। ठीक, तो कुछ नया निर्मित हो रहा है भाई, जो भी पुरानी चीज है उससे परे सोचा जा रहा है और कुछ चीज नई निर्मित की जा रही है। तो विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, जो भी ओल्ड एलिमेंट्स है उसको नए तरीके से बनाया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो जो नया चीज बनेगा वो जो है कोई ना कोई समस्या का सॉल्यूशन देगा। तो ये गिलफोर्ड कह रहे हैं ये डेफिनेशन। कोशिश करें कि ये सारी डेफिनेशन आपको याद हो। फिर देखें आसुबेल क्या बोल रहे हैं। तो सृजनात्मकता
सामान्यीकरण बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्याओं समाधान लक्षणों का एक सामान्यीकरण समूह है। तो भाई ये बता रहे हैं कि भाई सृजनात्मकता क्या है, तो कोई भी चीज को जनरलाइजेशन करना है आपकी बौद्धिक योग्यता के द्वारा। तो ये बता रहे हैं कौन, ऑसुबेल। यहीं पर हम देखें डिहान और हेमिंगहर्ट्ज क्या बता रहे हैं। तो सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त है ना, नवीन या वांछित जो जरूरी है। फिर क्या बोल रहे हैं, यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन गुण हो सकती है। जैसे मैंने एक साधारण भाषा में भी आपको बताया था, नवीन गुण हो सकती है, अथवा उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो या तो समाज के लिए हो सकती है या इंडिविजुअल के लिए हो सकती है। तो डिहान और हेमिंगहर्ट्ज जो है ये डेफिनेशन बता रहे हैं। तो आप देखोगे तो इससे जो है एक चीज समझ में आ रही है कि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से दो चीज से है। एक तो कोई भी नवीन चीज बन रही है और दूसरा मौलिकता से, है ना। तो दो चीजों से, मतलब कोई न्यू चीज बन रही है और दूसरी जो है मौलिकता, फंडामेंटल चीज जो है, इन दोनों चीज से जो है इसका संबंध है। तो इसी के आधार पर अगर देखें तो सृजनात्मकता के हमको तत्व क्या क्या दिख रहे हैं। तो भाई 4 तत्व दिखाई देते हैं। तो कोशिश करें, नम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मौलिकता फंडामेंटल, विस्तारण एक्सपांशन होगा सृजनात्मकता का, और इसमें प्रवाह दिखेगा, फ्लो रहेगा। तो ये कुछ इसके तत्व हैं। कोशिश करें कि इसको ध्यान रख लें। सृजनात्मकता में जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आएगी, नम्यता भी नजर आएगी, आपको मौलिकता या फिर जो फंडामेंटलिज्म है वो भी दिखेगा। इसके अलावा विस्तारण होगा, एक्सपांशन होते रहेगा, और प्रवाह या फ्लो रहेगा। ये जो है इसके प्रमुख तत्व हैं। आगे हम देखते हैं और क्या है। तो इसके एक एक करके अगर देखें, प्रवाह, तो प्रवाह से तात्पर्य है कि किसी दी गई समस्या पर एकाधिक विचारों अथवा प्रत्युत्तर को प्रस्तुत करना। तो एक से अधिक जो आपके विचार हैं या लॉजिक हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस हैं उसको प्रस्तुत करना। दूसरे शब्दों में व्यक्ति कितने जल्दी अनेक विचार उत्पन्न कर सकता है, तो यही प्रवाह है ना। तो ये आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है, आप जो है कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। तो इसी में दिखा रहा है प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मानवीय अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र प्रस्फुटन का प्रोत्साहन। उदाहरण, कुछ शब्दों से वाक्य बनाना, अपूर्ण वाक्य को पूरा करना, ये क्रिएटिविटी हो जाएगी। आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। वैचारिक, तो विचारों को प्रोत्साहित करना, जैसे कहानी का शीर्षक बताना। सबको ही आप देखे होंगे, बचपन में आपसे पूछा जाता है जब अनसीन पैसेज दिया जाता है तो उसमें आपको पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश में कि आप जो है इसका शीर्षक बताएं। वस्तु के अनेक उपयोगों को बताना, सुधार के तरीकों को बताना, ये सब बच्चों से जो कराई जाती है क्या, वैचारिक प्रवाह की, उनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें जो है प्रवाह बने रहे, फ्लो बने रहे। शब्द प्रवाह, ये होगा शब्दों से संबंधित। तो आपको पता है प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब बनाना, ये उसके उदाहरण है। ठीक, फिर बोल रहा है साहचर्य प्रवाह, तो शब्दों तथा वस्तुओं के मध्य जो है साहचर्य स्थापना करना। उदाहरण, शब्दों का पर्यायवाची या फिर विलोम बनाना। तो ये सब आप देखो, ये क्या है, प्रवाह के उदाहरण है। मतलब किस तरीके से एक से अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं, कितने जल्दी किए जा सकते हैं। तो ये जो है एक तत्व है किसका, सृजनात्मकता का। नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, तो नम्यता से तात्पर्य है कि किसी समस्या पर दिए गए समाधानों में विविधता होने से। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उसमें क्या हो, विविधता हो, डाइवर्सिटी हो। इसमें पदार्थों को बनाने की गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं, जैसे दिए गए चित्रों में एक समूह का प्रयोग करते हुए विशेष प्रकार के पदार्थ बनाना आदि। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में जो है निम्न तीन जो है आपकी विमाएं हैं। तो इसमें अगर देखें, नम्यताएं हैं, ये विमाएं हो गया, 3 नम्यताएं हैं। ठीक, तो आकृति अनुकूलन नम्यता, आकृति स्वतः स्फूर्त मतलब अपने आप किस तरीके से, या फिर शाब्दिक स्वतः स्फूर्त नम्यता। तो ये अगर आपको जैसे ये 3 प्रकार भी ध्यान में रहे तो मोटा मोटी आपको जो है ये चीज रहना चाहिए कि किस तरीके से जो है विविधता आनी चाहिए सॉल्यूशंस में।
यही बात करता है क्या, नम्यता। तो बच्चों में जो है इस तरीके की जो है क्वालिटी डेवलप हो, ये भी जो है सृजनात्मकता का तत्व है। वहीं मौलिकता को देखें तो मौलिकता से तात्पर्य है ऐसे विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता जो असाधारण, सांख्यिकीय रूप से अप्रचलित व स्वतः स्पष्ट ना हो। तो ऐसे विचार हों जो असाधारण हो और सांख्यिकीय रूप से जो है अप्रचलित हो, कॉमन ना हो। तो विचारकों की विशिष्टता या नवीनता से संबंधित है, मतलब कितना स्पेसिफिकनेस है और कितना उसमें जो है आपका इनोवेशन है, ये चीज जो है मौलिकता। उदाहरण, वस्तुओं को नवीन ढंग से उपयोग करना। भाई ये पेन का उपयोग जो है इसके लिए भी हो सकता है, या फिर ये पेन का उपयोग और कोई चीज को मेरे को अंकित करना है कि ये दिखाना है, हाँ यहाँ ये ऐसा है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। ठीक, कहानी, कविता तथा लेख के शीर्षक लिखना, नवीन रचनाएं करना, तो ये जो अप्रचलित है ना चीजें, उसको जो है आपको प्रेजेंट करना, ये मौलिकता को दर्शाता है। तो ये भी एक इसका क्या है, गुण है। आगे देखते हैं विस्तारण या फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपांशन। तो विस्तारण से अगर देखें तो विचारों या भावों को की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुति करना। जो भी आपके विचार हैं, जो थॉट हैं या जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको जो है आप एक्सप्लेन करो, एकदम विस्तृत रूप में उसको इंटरप्रेट करो, है ना, या फिर उसका गहन प्रस्तुतिकरण करो। यह निम्नवत दो प्रकार के होते हैं। तो देखें तो शाब्दिक विस्तारण और आकृतिक विस्तारण। तो शाब्दिक में किसी घटना, क्रिया या परिस्थिति आदि का विस्तृत प्रस्तुतिकरण। तो भाई बच्चों को कभी ऐसे लिखने को कहा जाता है कोई घटना के ऊपर, या कुछ चीज कहा जाता है। अपूर्ण चित्र या रेखा में कुछ जोड़कर एक पूर्ण तथा सार्थक चित्र बनाना होता है। तो कई बार वो जो डॉट 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 करके कुछ चीज दे दी गई रहती है, उसको आप कंप्लीट करके चित्र बनाते हैं। तो ये कुछ जो है विस्तारण का है कि आप जो है कैसे अपने जो भी विचार या इमोशंस हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में है। ठीक, तो ये हो गया इसका एक और तत्व। आगे देखते हैं सृजनात्मक की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है। तो सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये अचानक नहीं आती, परंतु जो है सृजनात्मक विचार जो होते हैं ये बिजली की चमक की तरह जो है अचानक उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये जो है आप कह नहीं सकते कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस होगी। ठीक, तो ग्राहम बॉल्स ने जो है 1926 में सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं बताई हैं, है ना। तो सबसे पहले तैयारी होगी, है ना, प्रिपरेशन, फिर उद्भावन होगा, फिर क्या बोल रहा है उसके बाद अगला प्रेरण या उद्दीप्ति होगा, और आखिरी बोल रहा है प्रमाणीकरण। तो ये जो है 4 स्टेजेस बता रहे हैं कि कभी भी जो है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जो होगी ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो ये कौन बता रहे हैं, ग्राहम बॉल्स बता रहे हैं। आगे इसी में हम देखें और कुछ है, तो E.P. टॉरेंस या R.E. मायर्स जो है सृजनात्मकता के लिए 4 सोपान फिर से ये बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले समस्या क्या है इसके बारे में अवगत हो, आपको पता हो, है ना। फिर आप क्या करो, इंफॉर्मेशन एकत्रित करो, सूचना संकलन करो। फिर आप जो है जब आपको प्रॉब्लम भी पता है, जानकारी भी सारी है, तो आप क्या करोगे, उसमें समाधान खोजोगे, सॉल्यूशन खोजोगे, और एंड में क्या होगा कि आप जो परिणाम आएगा उसको पब्लिक करोगे, संचरण करोगे। तो ये जो है आप कौन बता रहे हैं, E.P. टॉरेंस और R.I. मायर्स। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे सृजनात्मक की विशेषताएं जो है, तो ये तो जनरल है, आप अगर इसको एक बार रीड भी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये आपको अगर सृजनात्मकता समझ में आ गई तो ये आप कर ही सकते हैं। तो भाई ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर किसी में रहती है सृजनात्मकता, प्रकृति प्रदत्त है ना, और नेचुरली मिलती है और अर्जित भी होती है, दोनों चीज है। इसलिए सृजनात्मकता को हम नैसर्गिक, प्रकृति प्रदत्त तथा प्रशिक्षण का मिश्रण मानते हैं। तो दोनों चीज है ये, है ना, नेचुरली भी मिल रही है आपको और ट्रेनिंग के द्वारा भी मिल सकती है। यह एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है ना, कंट्रोल्ड जो है इमेजिनेशन है। यह उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है, ठीक है भाई, प्रोडक्शन का। यह एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है, ये भी समझ में आ रहा है, लक्ष्य रहेगा, आपको सॉल्यूशन खोजना है। इसे समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार भी कहा जाता है, शुरू में ही बताया ये चीज। यह जीवन के लगभग हर पहलू से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी कहीं भी यूज हो सकती है। फिर विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकताओं
के स्तर पर इतनी विविधता होती है कि सभी प्रकार के सृजनात्मकता को एक ही परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता, है ना। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है इसमें, हर फील्ड में आपको सृजनात्मकता दिखेगी, तो इसको जो हम एक ही पैमाने से जो है माप नहीं सकते। तो ये कुछ जो है इसकी खास विशेषताएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं, दो और है। तो क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता योग्यता का विकास अन्य योग्यताओं के विकास पर प्रायः निर्भर नहीं करती बल्कि भिन्न होती हैं। तो भाई योग्यता का विकास या फिर कई अन्य क्वालिफिकेशन है उस पर जो ये बेस्ड नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती बल्कि व्यक्तियों में का सामान्य गुण होती है। सब किसी में आपको जो है क्रिएटिविटी नजर आएगी, है ना, ये सामान्य गुण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन की मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो गिलफोर्ड ने 1950 में जो है इसकी कुछ चिंतन के विपरीत अपसारी चिंतन से संबंधित है, और क्या कहा है इनने कि इसकी जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम उन विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडिविजुअल का स्वभाव होना चाहिए, नेचर, है ना। फिर अगर देखें तो उच्च आकांक्षा स्तर होना चाहिए, आपके अंदर जो है एम्बिशन होना चाहिए। फंडामेंटल या मौलिकता, जोखिम लेने की क्षमता होना चाहिए। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपके अंदर जो है रिस्क ले सके। अभिव्यक्ति की क्षमता हो, आप जो है एक्सप्रेस करने की आपके अंदर पोटेंशियल हो। व्यक्तित्व परखता हो, आप जो है इंडिविजुअल को परख सकते हैं। तार्किक क्षमता हो, लॉजिक हो, रीजन हो आपके इंडिविजुअल के, और गतिशील विचार हो, है ना, आपके जो थॉट्स हो वो गतिशील हो, है ना, प्रोग्रेसिव हो। तो ये सारी चीज जो है आप अगर चिंतन, सृजनात्मक चिंतन की ये क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं इंडिविजुअल में, ये रहनी चाहिए। तो ये तो आपको टॉपिक भी अगर समझ में आ रहा है तो आप उससे जो है रिलेट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये वाली जो है कुछ गिलफोर्ड ने बताई है 1950 में। ठीक, अब यहाँ देखें सृजनात्मकता के सिद्धांत अगर देखें तो अलग अलग सिद्धांत है। जैसे यहाँ पे आप कोशिश करना कि इसमें किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रहे। सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत कौन दे रहा है, तो सबसे पहले ये ईश्वरीय उपहार है। और ये कौन दे रहे हैं, ईश्वरीय उपहार है ऐसा माना जाता है। जन्मजात सिद्धांत जो है, तो ये क्या मतलब प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि गॉड गिफ्टेड है। फिर बोल रहा है जन्मजात है, तो ये सिद्धांत मतलब आपको बाई बर्थ मिल रहा है। वातावरणीय मतलब आप जिस वातावरण में, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस पर है, मतलब ये पारिस्थिति जन्य है ना, सिचुएशनल है। फिर बोल रहा है प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, तो प्रायः प्रबल दायां गोलार्ध, मतलब ये आपके ब्रेन के आधार पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। विश्लेषण सिद्धांत, तो ये कौन दे रहा है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये दे रहे हैं कौन, सिगमंड फ्राइड दे रहे हैं। स्तर सिद्धांत ये कौन दे रहे हैं, I.A. टेलर। प्रक्रिया सिद्धांत दे रहे हैं S.R.E.T. ठीक, उसके बाद निवेश व संगत सिद्धांत दे रहे हैं स्टर्नबर्ग। तो कोशिश करेंगे आप कि ये सिद्धांत किसने किसने दिए हैं ये आपको ध्यान रहे, आप इसे जरूर देख लेंगे। ठीक, मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इन केस में भूल जाता हूँ एक्चुअली, तो ये जो है आप बता देंगे तो मैं और इसको शेयर कर दूंगा, सारे PDF जितने भी अभी तक के कोर्स हुए हैं उसके। ठीक, आगे देखते हैं क्या ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध वाला सिद्धांत था, तो क्या बताता है ये सिद्धांत कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। तो दायां या राइट जो गोलार्ध और बाएं गोलार्ध तथा सृजनात्मकता, इन्हीं दोनों गोलार्ध की क्या है, अंतः क्रिया का परिणाम है। तो जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों गोलार्ध में, उसी का जो है रिजल्ट है। तो रिसर्च में क्या पाया गया कि दायां भाग सृजनात्मकता से संबंधित होता है, जबकि बायां भाग बुद्धिमत्ता, अर्थात जिस व्यक्ति का दायां भाग, राइट, अधिक विकसित होता है वे व्यक्ति प्रायः अधिक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जबकि जिन व्यक्ति का बायां मतलब लेफ्ट साइड अधिक विकसित होता है, उन व्यक्ति का प्रायः तार्किकता पर जो है उनका क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब रीजन और लॉजिक जो है उनका स्ट्रांग रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड अगर स्ट्रांग है, और ये सिद्धांत कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क सिद्धांत है। ये बोल रहा है कि लेफ्ट अगर है तो आप जो है ज़्यादा रैशनल होगे,
रीजन और लॉजिक पर आपका ज़्यादा फोकस होगा, और अगर राइट ज़्यादा है तो आप जो है क्रिएटिव ज़्यादा होंगे। ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया है। और ये सिद्धांत क्या बोल रहा है? सृजनात्मकता जो है संवेगात्मक शुद्धिकरण का साधन तथा परिणाम है। तो जो है क्रिएटिविटी जो है ये आपकी जो है संवेगात्मक जो शुद्धिकरण है और उस का साधन है और उसका परिणाम है। तो फ्रायड के अनुसार यदि कोई बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है तो वह सृजनात्मकता है। तो उसका जो मूल नेचर है उससे हटकर अगर कार्य करेगा तो वो क्या है आपका? वो उसकी सृजनात्मकता है। इसमें सृजनात्मकता को अंतर्नोद में उदात्तीकरण या इच्छाओं को पूरा करने के रूप में देखा गया है। तो भाई मूल प्रवृत्ति बेसिक नेचर से हटकर कुछ चीज कर रहा है तो वो चीज को कौन बोल रहा है? मनोविश्लेषणात्मक में जो फ्रायड कह रहे हैं यही क्रिएटिविटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला स्तर लेवल है। तो भाई सबसे पहले अभिभावकात्मक, अगला उत्पादक, अन्वेषणात्मक, नवाचारात्मक और अभिभावात्मक, है ना। तो ये कौन दे रहे हैं? I.A. टेलर दे रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता जो है को क्रमिक स्तर में पदानुक्रमिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिनको जो है इस लेवल में बताया गया है। तो नीचे सबसे एक्सप्रेसिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, फिर अन्वेषण या फिर रिसर्च बेस्ड होगा, नवाचार इनोवेशन होगा, और आविर्भावात्मक है लास्ट जो है। तो आपको जो है ये स्तर सिद्धांत भी याद रखना है। इसी में बोल रहा है आगे, इस सिद्धांत के अनुसार इन्हीं क्रमिक स्तरों के आधार पर जो है सृजनात्मकता निर्धारित की जाती है, क्रिएटिविटी इनके ही क्रम पे। अर्थात जिस स्तर तक पहुंच जाता है, जिस स्तर तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसी स्तर तक जो है सृजनात्मक व्यक्ति कहा जाता है। उतने लेवल का जो है उसको सृजनात्मक व्यक्ति कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये वाला एक और सिद्धांत, मतलब जिस लेवल तक के जो है उसकी क्रिएटिविटी पहुंच रही है उस लेवल का ही उसको क्रिएटिव कहा जाएगा। निवेश और संगम का सिद्धांत तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। नाम ध्यान रखेंगे किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो सृजनात्मकता 6 तत्वों का संगम है जिन पर निवेश की आवश्यकता होती है ना। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और ये जो 6 इनके संगम हैं वो इस तरीके तत्व हैं, इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान है, ठीक है। फिर है आपका अभिप्रेरणा, ठीक। अगर दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान रखेंगे, ज्ञान, अभिप्रेरणा, परिवेश, बौद्धिक कौशल, है ना। परिवेश आपका पर्यावरण, बौद्धिक कौशल, फिर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, और चिंतन शैली। ये सारे के सारे जो है तत्व हैं, 6 तत्व हैं जिनके संगम से इन पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश होता है। तो आपका इस सिद्धांत या सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से बताया स्टर्नबर्ग ने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं सृजनात्मकता का मापन। तो इसमें हम देखेंगे सृजनात्मकता को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो सृजनात्मकता वैसे देखा जाए तो एक मानसिक योग्यता है, फिर भी अन्य मानसिक योग्यताओं की अपेक्षा इसका आकलन कठिन है ना। नहीं तो हम जो है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन करके कुछ तरीके से जो है बौद्धिक क्षमता को माप सकते हैं, लेकिन इसको करना जो है कठिन है, क्योंकि इसमें सृजनात्मक उत्पाद या सृजनात्मक चिंतन की गुणवत्ता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो जो भी आउटपुट हो रहा है उसका मूल्यांकन कैसे हो, तो इसमें जो है मैकनील ने सुझाव दिया, ये ध्यान रखेंगे, मैकनील ने सुझाव दिया, इसमें समाहित विभिन्न क्षमताओं को अलग अलग परीक्षण करके मापा जाना चाहिए, है ना। जो जो क्षमताएं हैं उनको अलग अलग उसको जो है सेपरेट करके जो है उसका परीक्षण करके मापा जाना चाहिए। तो सृजनात्मकता के मापन में प्रयुक्त कुछ प्रमुख परीक्षण हैं। तो पहला बोल रहा है अपसारी उत्पाद परीक्षण। अपसारी उत्पाद परीक्षण ये किसने बोला? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने जो है ये वाला परीक्षण किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने। दूसरा बोल रहा है वैसे ही टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया है प्रतिपादक? तो ई पॉल टॉरेंस ने। और इसको क्या कहा जाता है? तो मिनेसोटा परीक्षण भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मिनेसोटा परीक्षण भी कहा जाता है।
फिर दूरस्थ संबंध परीक्षण, ये कौन दे रहा है? तो मेडनिक व मेडनिक दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये सिद्धांत परीक्षण किसने किया, आप कम से कम नाम भी याद रख लेंगे तो सफिशियंट है। पासी सृजनात्मकता परीक्षण, तो ये कौन है? बीके पासी ने दिया है। लास्ट अगर देखें बाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, तो नाम से ही समझ में आ रहा है बाकर मेहंदी। ठीक है, आगे इसी में देखें तो वो आप उसमें इतना ही ध्यान रख लें, उसमें हम डिटेल में और जाएंगे तो काफ़ी बढ़ते जाएगा ये टॉपिक, तो आप कम से कम ध्यान रख लें कि किसने वो सिद्धांत दिया है। सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां अगर देखें तो प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता हो, मतलब भाई आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, तो आपको अगर एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है तो आप जो है ज़्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे। झिझक तथा डर हटाने के प्रयास हो, लोग जो है क्रिएटिव इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि झिझक या डर होता है। अहंकार ईगो को संतुष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। मौलिकता और नम्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए, पीछे जो पढ़े हैं। स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिसों के लिए। नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये कुछ जो है इनकी विधियां हैं जिसके माध्यम से सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अगर सृजनात्मक टॉपिक भी ध्यान है, ऐसा कुछ कूट वाले दे दिए तो आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, तो क्या है भाई इसके लिए, तो अलग अलग जो है सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए चीजें बताई गई हैं। तो समस्या समाधान विधि या सामूहिक चर्चा करके किया जा सकता है, फिर सिनेक्टिक्स के द्वारा या 6 हेड्स के द्वारा, या फिर विचारावेश के द्वारा, या फिर खेल विधि, है ना, गेम्स के द्वारा आप जो है सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ, समस्या समाधान विधि, सामूहिक चर्चा, सिनेक्टिक्स, 6 हेड्स, विचारावेश और खेल विधि, इन सभी के माध्यम से। चलें आगे, यहाँ देखेंगे विचारावेश पर क्या बात हो रही है। तो यह विधि जो है कहाँ से आई, तो ऑसबॉर्न में ने प्रस्तुत की थी, 1957 में प्रस्तुत की थी। ठीक, क्या बोल रहा है, इसको मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कहा गया है। ठीक, किसको? विचारावेश को। इस विधि में एक समूह के लोगों से किसी नियंत्रक या अवरोध के बिना जितना भी संभव हो अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा की जाती है ना। सेल्फ कंट्रोल या बिना ऑब्स्टेकल के जो है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करें विचारावेश में। इसमें किसी समूह को एक समस्या दी जाती है तथा उसके समाधान के लिए जो है अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप जो है विचारावेश एक्सप्रेसिव हो। तो इसमें किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती बल्कि सभी की सराहना की जाती है। तो ये क्या विचारावेश कहलाता है। ऑसबर्न ने बोला कि सृजनात्मकता के लिए विचारावेश की जरूरत है, ये एक विधि बताई गई है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। सिनेक्टिक्स, तो ये किसने दी है? गॉर्डन ने दी है 1961 में। तो यह विधि जो है चिंतन में समानता के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। चिंतन में, है ना, एनालिसिस में जो है समानता हो, तो इस विधि में समानता का प्रयोग किया जाता है जिसमें अजीब को जानना, जिसमें जो है अजीब को जाना पहचाना तथा जाने अनजाने को अजीब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की एक्टिविटी है, ध्यान रखेंगे सृजनात्मकता के लिए। और समानता इक्वलिटी बढ़े किसमें? आपके सृजनात्मक चिंतन में या फिर आपके जो क्रिएटिव थिंकिंग में जो है समानता है, इसके लिए ये प्रोसेस लाई गई। और इसमें जो चीज़ अजीब है ना, या अननोन है, उसको जाना पहचाना, और जो अननोन है उसको, या जो नोन है उसको अननोन की तरह बनाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। तो इसे सिनेक्टिक्स कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए सिनेक्टिक्स शब्द का 6 हेड्स, तो डी बोनो ने प्रस्तुत किया था। और इस विधि में जो है मानसिक रूप से 6 हेड पहनाना होता है, जिसे पहने हुए हथ की चारित्रिक विशेषताओं को, हर की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सोचना होता है। तो आपको जो है अलग अलग कलर की या अलग अलग प्रकार की जो है अलग अलग विचारधारा की जो है हेड्स पहनकर जो है
आपको जो है अलग अलग तरीके से सोचना है। तो इस विधि के पीछे मत है कि जब हम विशिष्ट गुणों वाले 6 संभावित काल्पनिक रंगों की हैट पहन रहे हैं, है ना, तो एक पहनते ही तो यह सोचें कि निश्चित उपागमों पर बल देती है। तो मान लीजिए आप लाल कलर की टोपी पहन रहे हैं, लाल कलर की टोपी से आप एक पर्टिकुलर प्रकार के विचारों पर फोकस करिए, दूसरे आप नीले की तो दूसरे कलर का। तो इस तरीके की जो है 6 प्रकार की टोपियां पहना के आप जो है अलग अलग प्रकार की चीजें अलग अलग डायरेक्शन में सोचें। तो इससे जो है इस विधि के द्वारा जो है आप अपनी क्रिएटिविटी बना सकते हैं। डी बोनो ने दिया है ये सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सृजनात्मकता और बुद्धि की बात हो रही है, तो भाई क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट, है ना, दो चीज हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो अगर देखें, क्रिएटिविटी तथा बुद्धि के संबंध पर विस्तृत रूप से शोध किया गया है, जिससे न्यूनतम सीमा अवधारण प्रमुख रहा है ना। तो यह बताता है कि अधिक मात्रा में बुद्धि होना सृजनात्मकता की आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु बुद्धि का एक निश्चित स्तर सृजनात्मक होने के लिए आवश्यक है। तो मतलब भाई आप एकदम होशियार होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है आपके अंदर बुद्धि होना चाहिए, आपका इंटेलेक्ट होना चाहिए, जो आपके सृजनात्मकता के लिए जरूरी है। अतः अधिक स्तर पर सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि का से ऊपर का स्तर आवश्यक है। तो एवरेज से जो है आपको थोड़ी ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए। 1963 में जो है थॉर्नडाइक ने इस संबंध में प्रयोग किए तथा वार्ड ने थॉर्नडाइक की इस अवधारणा का समर्थन किया कि बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध, सहसंबंध होता है, को रिलेशंस होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन डेफिनेटली है कि अगर आपको क्रिएटिव होना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपका इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी है ना। तो ये थॉर्नडाइक और आप दूसरा नाम वार्ड का ध्यान रखेंगे इस परिभाषा में। आगे हम देखें इसी में, इन अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सृजनात्मकता बुद्धि से स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है भाई, बुद्धि पर डिपेंडेंट है। इस विषय में वर्ष 1964 में सिसिरेली वर्ष 1965 में, यामामोटो 1959 में, पेरी ने भी प्रयोग किए जो कि उल्लेखनीय है, कमेंडेबल है। इन सभी अध्ययनों के आधार पर टॉरेंस ने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि सृजनात्मकता एक साथ तो रहते हैं, किंतु इनमें अनिवार्य संबंध नहीं है ना, को रिलेशन है, कंपल्सरी रिलेशन नहीं है, इस तरीके की बात कह रहे हैं। जोक, बेंडेक, डंस्ट और न्यूबाउर क्या कह रहे हैं ने इस संबंध में न्यूनतम सीमा अवधारणा का समर्थन किया है ना, मिनिमम बॉर्डर अवधारणा का मतलब समर्थन किया है इनने 2013 में। तो ध्यान रखेंगे ये, ठीक। आगे आते हैं, इसी में देखते हैं और क्या है। तो इस पे जो है कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टर्नबर्ग और ओहारा ने दोनों बुद्धि और आपके इंटेलेक्चुअल के आधार पर जो है कुछ कंडीशंस बताई हैं। तो सबसे पहले सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, और आई से इंटेलेक्चुअल या बुद्धि। तो सृजनात्मकता बुद्धि के भाग के रूप में है। तो भाई ये बुद्धि है, बुद्धि का एक भाग है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। दूसरा बोल रहा है बुद्धि और सृजनात्मकता, बुद्धि जो है बुद्धि सृजनात्मकता के एक भाग के रूप में। तो ये क्रिएटिविटी है, उसी का भाग क्या है आपका इंटेलेक्चुअल हो सकता है। 5 अलग अलग कंडीशन बता रहे हैं ये। फिर क्या बोल रहा है, बुद्धि और सृजनात्मकता स्वतंत्रता परंतु परस्पर व्याप्ति तत्वों के रूप में। तो दोनों के बीच में यहाँ पर कंडीशन है, बता रहा है ना, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। तो अलग अलग लोगों ने इसमें जो है अलग अलग संबंध बताया। कोई बोल रहा है को रिलेशन है, कोई बोल रहा है टोटली इंडिपेंडेंट है, कोई ने जो है अलग अलग कंडीशन बता दी है। तो आपको जो है मोटा मोटी जो है ये नोट्स में दिया गया वो ध्यान रखना किसने क्या चीज बोला है। बुद्धि और सृजनात्मकता एक समान सेट के रूप में, दोनों अलग अलग है ना, पृथक है बोल रहे हैं। फिर बुद्धि और सृजनात्मकता पूर्णतः असंबंधित सेट में, मतलब दोनों में रिलेशन हो ही नहीं सकता, ये भी जो है कंडीशन बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है 5 कंडीशन बताई गई है ना, अलग अलग 5 कंडीशन बोली गई स्टर्नबर्ग और ओहारा के द्वारा।
2009 में इनने बताई। ठीक, इसके पहले अलग अलग लोगों ने कुछ और सिद्धांत दिए। अब क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता और शिक्षा। तो शिक्षा में तो बहुत जरूरी है भाई क्रिएटिविटी। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको जो है शिक्षक को जो है क्रिएटिव होना चाहिए, जिससे जो है आप बच्चों को एक तो अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और दूसरा जो है बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको भी आप निकाल सकें। तो सृजनात्मकता का जो है शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, शिक्षा के द्वारा बालक में सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जा सकता है, बिल्कुल वही चीज बोला, जिसके फलस्वरूप वह जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके। बिल्कुल, शिक्षा उसको ऐसे अवसर देती है जिससे वह अपने अंतर्निहित, है ना, जो इंटरनल क्रिएटिविटी है उसके विकास करके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके तथा नवीन कार्यों को में सहायक हो सके। तो ये सारे जो गुण जो है आप देखेंगे सृजनात्मकता का शिक्षा से महत्व के कारण होते हैं। ठीक, या फिर इस तरीके की शिक्षा हो कि सृजनात्मकता को बाहर निकाले। तो ये जो हो गया इन दोनों के बीच में संबंध। तो यहाँ जो है लगभग इसके हमने टॉपिक देख लिए, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी वाला जो टॉपिक है, और इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जो पेपर में पहले पूछे गए हम यहीं पर कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें रह गई हैं। तो सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सुझाव दिए हैं रिसर्च करने के बाद। तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ जो है सुधार करके जो है क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, वही जो पीछे बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता, रिएक्शन की, खुले प्रश्न पूछना, बच्चे डरते हैं प्रश्न पूछने से, है ना, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करना, ठीक, नवीन क्रियाओं हेतु संशोधन तथा अवसर उपलब्ध कराना, मौलिकता को प्रोत्साहित करना, छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना और समस्या समाधान हेतु सुझाव समाधान आमंत्रित तथा प्रोत्साहित करना। तो ये सारे जो हो गए आपके कुछ गुण हैं जो वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं, जो कि आवश्यक हैं बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, और भी बचे आविष्कार, है ना, एक्सपेरिमेंट कराना, सुधार, खोज, ये सब करते जाना। इसमें आत्म मूल्यांकन के अवसर देना, सेल्फ असेसमेंट के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति तथा कल्पनात्मक जो है अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। यहाँ पे अब फाइनली खत्म हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता का के जनक कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, टॉरेंस को कहा जाता है सृजनात्मकता का जनक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल इसे लगाएंगे। अगला देखेंगे, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है क्या, सृजनात्मकता। ये जो है पूर्व परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कराते हैं जो, तो क्या है इसका, जो आपके डिसलेक्सिक हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों के लिए है, पहचान कराते हैं जो डिसलेक्सिक हैं। तो अलग अलग सोच वाले बच्चों की पैटर्न के लिए याद रखेंगे इसे डिसलेक्सिक। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन है ना। सॉरी, डिसलेक्सिक नहीं है यार, वो तो सृजनात्मक होंगे, है ना, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये सृजनात्मक है ना, ये वाला होगा, इसमें ध्यान रखेंगे, सॉरी, है ना। डिसलेक्सिक, जनरली डिसलेक्सिया जो है एक तरीके की, क्या बोलना चाहिए, जिसमें बच्चों को इशू होता है चीज़ों को समझने में, है ना। अब यहाँ पे तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न अगर बच्चों में है तो वो क्या चीज़ बता रही है। अगर बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा है तो वो आपका सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। और डिसलेक्सिया ऐसी है जिसमें बच्चे जो है जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत हो, है ना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसका बेस्ट उदाहरण है तारे ज़मीन पर पिक्चर में जो था। ठीक, आगे देखते हैं हम चौथे में, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है ना। और उपरोक्त कथन किसने दिया है, तो ये डेफिनेशन भी हमने पीछे पढ़ी थी, तो याद होगा, क्रो एंड क्रो ने जो है ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बात कर रहा है, सृजनात्मकता
को द्रव्य बौद्धिक या फिर स्वदार बौद्धिकता या अभिस्तृत सोच या फिर विविध सोच, डाइवर्स सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। विविध सोच है ना, कई डायरेक्शन में सोच हो। फिर उसके बाद अगला हम देखेंगे तो नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन, ये चिंतन आवश्यक गुण है। तो ये सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता का या सामाजिकता का, तो ये किसका है? तो नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन, ये सारे अगर हम देखें तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा डी, ये बी, सृजनात्मकता का। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या है? बी, बी फॉर बॉल। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बी फॉर बॉल है इसका आंसर। ठीक, सृजनात्मकता। आगे देखते हैं हम इसी में, सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो सृजनात्मकता की पहचान कैसे होगी? तो आपके पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या फिर नवीन परिणामों से। तो इसमें आप देखोगे नवीन परिणाम से ही जो है कोई ना कोई नई चीज की खोज हो रही, नया रिजल्ट आएगा, समस्या का समाधान खोज कर। तो डी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम अगला। तो यहाँ पर सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है ना, जो बहुत बुद्धिमान है, जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक पाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आंसर होगा 8th का क्या? बी, जो कि समस्या समाधान में अच्छा हो, पार्श्व या लेटरल चिंतन करता हो। ठीक, आगे देखते हैं इसी में कि निम्न में से कौन सा अधिगम करता लर्निंग या टीचर को अधिक स्वतंत्रता देता है ना, लर्नर को। तो अगर देखें संरचनावाद या क्रियाशीलवाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद, तो इसमें आप देखेंगे जो क्रिएटिविटी होगी वही जो है ज़्यादा क्या देगी? स्वतंत्रता देती है। तो ध्यान रखेंगे सृजनशीलतावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपको सिचुएशन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित। तो यहाँ पर देखेंगे सृजनात्मक है, उसको कई सारे सॉल्यूशन अगर मिल रहे हैं। देखो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आप यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चन वहीं से निकल रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप देखें तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पर आप देखेंगे यह है अपसारी चिंतन से। स्मृति आधारित तो हो ही नहीं सकता, आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपकी मेमोरी के बाहर होगा, अभिसारी भी नहीं हो सकता और अनुकूलन भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा। ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंध है पहला ही ऑप्शन, अपसारी जो है चिंतन। अब भी पीछे देखे हमने, आगे देखते हैं इसके बाद। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो यहाँ फिर से क्या? अपसारी चिंतन। ध्यान रखेंगे इसे, कई क्वेश्चन निकल कर आए हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं, निम्न में से संबंधित नहीं है। तो हमने मौलिकता भी देखा था, प्रवाह भी देखा था, उपयोगिता भी देखा है, और मित व्ययिता जो है आंसर होगा इसका। तो ध्यान रखेंगे मित व्ययिता सी जो है आंसर होगा इसका। ठीक है, सृजनात्मक से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक, अगला, निम्न में कौन शेष में भिन्न है? तो निम्न में जो है कौन सा अलग है ये हमको निकालना है। तो इसमें आप देखोगे क्या बोल रहे हैं? प्रवाह है, विश्वसनीयता, मौलिकता, लचीलापन, हमने ये सब के बारे में पढ़ा था। तत्व थे, विश्वसनीयता बस नहीं था उसमें, तो आंसर होगा क्या? विश्वसनीयता। ठीक, अगला देखें प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंधित में सही है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो इसका ऑप्शन बताएंगे आप, अगर ध्यान होगा तो इसमें हमको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है हमको बी फॉर बॉल। हमने पढ़ा था इसके बारे में पीछे, है ना।
ठीक, बी फॉर बॉल। आगे देखेंगे, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, है ना, इसके ये सब क्या है, तो ये सब प्रतिभा, लचीलापन के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, तो प्रतिभा या फिर आपके गुण, अपसारी चिंतन, या फिर आपके लास्ट है त्वरण। तो इसमें जो है प्रतिभा से संबंधित है, ये गुण जो है सारे के सारे प्रतिभा के साथ संबंधित हैं, तत्व हैं। इंडिविजुअल में ये क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो कौन से इससे जो हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या, क्रिएटिव थिंकिंग को। इसमें इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बनाएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करेगा, तो इसका आंसर होगा क्या, डी, आखिरी वाला। कोई भी चीज को आप कितने तरीके से सोच सकते हैं। अब बोल रहा है, जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है? तो सबसे पहला प्रथम चरण जो जी वॉल्स ने बताया है, उपक्रम है ना, ध्यान रखेंगे। इनने जो बताए हैं, सबसे पहले उपक्रम होगा, उसके बाद उद्भवन होगा, उद्भवन के बाद होगा प्रबोधन, और आखिरी होता है प्रमाणीकरण, है ना। तो ये कौन ने दिया? जी वॉल्स ने ये चिंतन दिया है। तो इसे आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न हम अगर देखें, कुछ प्रश्न और है, खत्म कर लेते हैं। आप अगर इन्हें भी अच्छे से कर लें तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देखोगे क्या क्या बात हो रही है। तो उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन, तो इसमें अभिप्रेरण जो है संबंधित नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरण संबंधित नहीं है। फिर बोल रहा है, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं। तो असंगत सूचनाओं पर अगर ध्यान नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है डी, जो कि है उद्भवन, है ना, जिसमें जो है असंगत, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस नहीं हो रहा है, इसे कहा जाता है उद्भवन। ठीक, तो सृजनात्मकता समस्या समाधान की ऐसी अवस्था किसे कहते हैं? तो उद्भवन को कहते हैं। जो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो उत्सुकता परीक्षण निम्न में से सृजनात्मकता का घटक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टॉरेंस ने किया था। ये पीछे हम देखें, पढ़ चुके हैं। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, टॉरेंस इसका आंसर है। आगे देखते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु किया जा रहा है? तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु जो है, तो ये मेजर किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सृजनात्मकता के लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में डैश में भी उच्च होंगे। तो सृजनशीलता अध्ययन विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो भाई सृजनशीलता इसका उत्तर होगा, ए फॉर एप्पल। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर किसी बच्चे की बुद्धि अच्छी हो, जो कि हमने पहले बुद्धि और इसके बारे में डिस्कशन किया, उसमें ये चीज़ पाया था कि बुद्धि अच्छी होना ज़रूरी नहीं कि सृजनशीलता हो, लेकिन सृजनशीलता के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है आपके पास इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी है। तो ये कुछ जो हुए हमारे प्रश्न हो गए, और यहाँ पर हमने कोशिश की है सृजनात्मकता वाले टॉपिक को कवर करने की। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसे शेयर कर दें, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में जाके इसे डाउनलोड कर देंगे और कमेंट में बता देंगे अगर किसी को चाहिए, तो मैं शेयर कर दूंगा इसे। तो PDF हो जाएगा। बाल विकास के लगभग सारे लेक्चर हमने देख लिए हैं, इसे आप अच्छे से कर लें। और हम जो है कल या परसों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की
जो है सीरीज़ चलाएंगे हॉस्टल वार्डन की, हर सब्जेक्ट से संबंधित। तो कोशिश करें उसे आप देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। जीएस का पोर्शन अपने आप में बहुत वास्ट है, तो जीएस के पोर्शन 5 क्वेश्चन के लिए हम नहीं शेयर करेंगे, बाकी कोशिश रहेगी बाकी टॉपिक्स के लिए हम जो है क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो इसे देखें। और जाने के पहले मैं फिर से जो है घोषणा करूँगा कि आपको अगर जीएस की तैयारी अच्छे से करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, तो ऑफ़र चल रहा है 7 तारीख तक रहेगा। बाद में ऑफ़र कुछ दिन बाद कब आएगा पता नहीं। अगर आपको करना है तो मात्र 1000 में जीएस, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर मिलेंगे। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में जिसमें हम जो है फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और ऑल दी वेरी बेस्ट।